नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। अतुल सुभाष और उनका वो आखिरी वीडियो, उसके बाद उठाया गया खुदकुशी वाला कदम। हर कोई हर जगह चर्चा कर रहा है कि अतुल सुभाष को न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन सवाल ये कि ये न्याय मिलेगा कैसे? इस सुसाइड ने सिस्टम, समाज, रिश्तों की चक्की में पिसने वाले मजबूर लोगों की सच्चाई को उजागर कर दिया है। अतुल सिर्फ एक शख्स है, लेकिन अतुल जैसे न जाने कितने लोग न्याय की आस में दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पुरुषों की प्रताड़ना पर भी सिस्टम और सरकारों को सोचना होगा? भारतीय कानून में महिलाओं को तो कानूनी ताकत मिली है, लेकिन पुरुष की सामाजिक, कानूनी और जीवन सुरक्षा के पहलू का क्या? अतुल कभी न्याय के लिए समाज के दर पर गए, कभी सिस्टम के चक्कर लगाते रहे और कोर्ट कचहरी की अंतहीन दास्तां शुरू हो गई। रिश्तों को बचाने की लड़ाई में वो खुद जिंदगी की जंग हार गए, क्योंकि भारत के सामाजिक ताने बाने, भ्रष्टाचारी सिस्टम में अतुल सुभाष ऐसे उलझे कि उन्होंने अपनी जीने की सारी ख्वाहिशों को फांसी के फंदे पर खुद के साथ लटका दिया। आज समाज में पुरुषों की सुरक्षा के इसी कमजोर पहलू को समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ हमारे समाज में महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की बात होती है, लेकिन क्या यह बराबरी कानून के नजरिए में भी है? क्या यह बराबरी अधिकारों के लिहाज से भी है? दहाड़ की चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मामले में आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देंगे। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। मैं अपने माँ बाप, भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिखकर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं, सब आपका कल्याण हो। थैंक यू। मेरा बच्चा को टॉर्चर किया, हम लोग को वो भी टॉर्चर किया, पर मेरा बच्चा अपने ऊपर सब लेके अपना घुट गया, एकदम बर्दाश्त से बाजुल कर दी। इन्वेस्टिगेशन जो भी क्राइम सीन पे मिला है, हमारा सोको टीम ने उसको लिफ्ट किया है, जिसमें टाइप्ड डेथ नोट है और उनका जो हाथ में से लिखा हुआ डेथ नोट भी है, वो सभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन किए हैं। उसके बारे में छानबीन चल रहा है। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। 34 साल का अतुल सुभाष को कितना मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। वो एक मर्डर है। हमारे पहले आईपीसी में और अब बीएनएस में भी इसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन है, अबेटमेंट टू सुसाइड। इस लड़के को उकसाया गया है, ऐसे हालात बनाए गए वाइफ और उसकी फैमिली के द्वारा। अगर हम देखें तो ये डाइंग डिक्लेरेशन हो गया कि एक व्यक्ति हमारे पूरे जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन और फॉल्स केसेस से इतना प्रताड़ित हो गया कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। सिर्फ उसने अपने 34 पेजेस के जो सुसाइड नोट है, उसमें अपनी लाइफ की सारा खोल के बता दिया कि मेरी मृत्यु के पीछे कारण क्या है और उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है। बहुत अफसोस की बात है, ऐसे हादसा होना ही नहीं चाहिए कहीं देश में। अगर आम जनता को ये उम्मीद बचा नहीं है कि कहीं भी जाओ हर दरवाजा को थपथपाओ और उसमें उनकी नाइंसाफी हो रही है, तो ये बहुत खतरनाक बात है एक समाज के लिए। आइए सवालों पर नजर और उसके बाद चर्चा की शुरुआत। पहला सवाल ये कि समानता के अधिकार में आखिर पुरुष कहां पर खड़े हुए हैं? दूसरा सवाल यह कि कानून का दुरुपयोग करने वालों को सजा कब मिलेगी? तीसरा सवाल यह कि कानून की आड़ में पुरुषों का उत्पीड़न आखिर कब तक चलता रहेगा? पत्नी के आरोप अगर गलत है तो पति को न्याय का रास्ता आखिर क्या है?
अतुल के आरोप सही हैं तो आरोपियों पर एक्शन कब और किस हद तक रहेगा, समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। अब से थोड़ी देर बाद रिटायर्ड जज डिस्ट्रिक्ट के जस्टिस बीडी नकवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एडवोकेट नाजिया इलाही खान विमेन एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। जाहिर बात है कानूनी पहलू को भी इनसे हम समझेंगे। ऋचा सूद सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगी। डॉक्टर अरुणा बूटा मनोवैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगी और अश्विनी दुबे जी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों ही के साथ चर्चा की शुरुआत करती हूं। सबसे पहले अश्विनी दुबे जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस किसी ने भी अतुल को सुना है, पूरे सोशल मीडिया से लेके हमारे न्यूज रूम से लेके, और मुमकिन है कि शायद आपके इर्द गिर्द भी आज इसी को लेकर चर्चा हो रही होगी कि क्या अब ये समय नहीं आ गया, कानूनों में बदलाव करना चाहिए? क्या ये सिर्फ कहने की बात ना हो कि महिलाओं और पुरुषों में बराबरी है, बल्कि उनको कानूनन बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए? क्योंकि जो आज एक अतुल सुभाष के साथ हुआ, ऐसे न जाने कितने लोग हैं सर जो सिस्टम की इस हीला हवाली से जूझ रहे हैं, और शायद यही वजह रही कि अतुल को यह लिखना पड़ा कि पहला गुनहगार अगर कोई है इसमें तो वो जुडिशरी है। और इसमें सर न्यायपालिका का कोई असम्मान का भाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हारा हुआ इंसान ये कहकर गया है। अश्विनी दुबे जी बिल्कुल, जब ये कानून बना तो कानून बना इस बात के लिए कि महिलाओं को प्रोटेक्शन मिलेगी हैरेसमेंट के खिलाफ, डाउरी डिमांड के खिलाफ, और जो क्रूएलिटी हस्बैंड और उसकी फैमिली के करते हैं। धीरे धीरे ये एक्सटॉर्शन का टूल बनता चला गया, और इसका अब्यूज और मिसयूज जिस प्रपोर्शन में बढ़ा उस प्रपोर्शन में यूज नहीं बढ़ा। लिहाजा हुआ क्या, कंप्लेंट फाइल किया, पहले हैरेसमेंट पुलिस ने किया, दूसरा अदालत में गए तो अदालत में अदालती प्रक्रिया में हैरेसमेंट हुआ, तीसरा एक पैकेज की तरह जो कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को टैकल करने वाले लोग हैं 498A, 125 CRPC प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ तो धारा 24 की मेंटेनेंस। तो जिस तरीके से दुरुपयोग होने लगा वो ये साबित करता है कि इस कानून को जिस पर्पज के लिए बनाया गया था वो पर्पज ही डिफीट, क्योंकि विवाह को अक्सर पवित्र बंधन के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये एक्सटॉर्शन करने का एक रैकेट शुरू हो गया। दूसरा, जिस प्रपोर्शन में हस्बैंड वाइफ के केसेस में इमीडिएट डिस्पोजल होना चाहिए ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें, वहां नेगोशिएशंस चलने लगे। क्या वो जजेस, क्या वो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, और क्या वो महिला और उसके परिवारजन, माने हस्बैंड और उसका परिवार कटघरे में बिना सजा के ही वो अपराधी सिद्ध हो गया, और जो कंप्लेंट करने वाले हैं वो जो है वहां पर बिल्कुल इस तरह से विक्टिम की तरह दिखाई दे। चौथा, अब जो जरूरत है इस बात की, अतुल सुभाष, बिल्कुल आपने, अतुल सुभाष तो एक ये इस इकोसिस्टम में एक आवाज बनकर उठे, लेकिन ये कितने अतुल सुभाष इस देश में इस तरह की जो लॉन्ग कानूनी प्रक्रिया और हैरेसमेंट का पैसा वसूल करने का जो ये कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जिस तरीके से लोगों ने उसको इस्तेमाल किया कानून की धाराओं का, देश में आप देखेंगे तो लाखों लाख केसेस पेंडिंग। आज जरूरत इस बात की अपनी शहादत के साथ, शहादत मैं इसलिए कहूंगा, कायर नहीं कहूंगा, क्योंकि 23 पन्नों का पत्र लिखकर आज के समाज की सच्चाई उजागर करते हुए अतुल सुभाष ने बताया कि संविधान में राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन राइट टू इक्वालिटी फॉर मेन नहीं है। और मैं यह भी कहूंगा कि अब जरूरी है पूर्णिमा जी जनरल न्यूट्रल लॉ की, जिसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों को राइट मिले कि एक्सटॉर्शन या जो उनका माने क्रूएलिटी सिर्फ विमेन के साथ नहीं होती, मेल के साथ भी हो सकती है, इसलिए जनरल न्यूट्रल लॉ की जरूरत हो। एब्सोल्युटली सर। जस्टिस बीडी नकवी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नकवी साहब, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं, और उसके बाद नाजिया आपके पास आऊंगी। डॉक्टर अरुणा बूटा भी मुझे स्क्रीन पर नजर आई थी, लेकिन बीडी नकवी साहब, जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई अपने सुसाइड में इस बात का जिक्र करता है सर, 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बनाना, उस 1 घंटे 20 मिनट के वीडियो में अपने दिल को खोल कर रख देना, सब बहुत टिपिकली कह रही हूं, कहते हमारे समाज में मर्द को दर्द नहीं होता है। कौन कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता है? यह कहा जा रहा है कि क्या 498A और उसके दुरुपयोग पर एक लगाम लगने की जरूरत नहीं है?
क्यों हमारे यहाँ समाज में जब बराबरी की बात होती है महिलाओं और पुरुषों की, तो कानूनी लिहाज से पुरुषों को वो अधिकार नहीं है। एक्सटॉर्शन से लेके, धमकी से लेके, पूरे परिवार को जेल के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी के नाम पर कितने लोग या तो घुट घुट के मर जाएंगे या फांसी का फंदा लगाकर लटक जाएंगे। नकवी साहब, आप अनम्यूट करेंगे सर। अब आ रही है आवाज मेरी? यस सर। अब आवाज आ रही है? यस सर। अब देखिए, ऐसा है कि प्रॉब्लम सीरियस है और हमारे अभी ब्रदर ने काफी रोशनी डाली, एडवोकेट साहब ने, और मैं भी 30 साल जज रहा हूं। मैंने डिफरेंट चीजें देखी हैं। एक वक्त था जब औरत पे जुल्म होता था समाज में। देयर वाज अ टाइम, जो हमारे बचपन का जमाना है, सोसाइटी में बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, और बात बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पहुंची कि हमारे ऐसे लॉज बने जिनका मिसयूज हुआ। बिल्कुल सही है। मैरिटल डिस्प्यूट्स का प्रॉब्लम यह है कि उसके अलग अलग रीजन होते हैं। हम किसी चीज कॉर्नर डाउन नहीं कर सकते कि नहीं साहब ये वजह है, यहाँ सिर्फ औरत ज्यादती करती है या मर्द ज्यादती करता है। हमारे समाज की जो सबसे बड़ी में रूट कॉज है, हमारे समाज के अंदर रिश्ता लेके लड़की वाले जाते हैं और लड़की वाले जाकर लड़के को खरीद लेते हैं। देखिए 90% मामला है ये, बिल्कुल आप समझिए। और इसीलिए घर के अंदर हर चीज पसंद की नहीं है तो लड़की पसंद की, टीवी पसंद का, फ्रिज पसंद का, हर चीज है, एसी हमारी पसंद का नहीं है तो बीवी पसंद, क्योंकि तो लड़का खरीदा गया है ना, बार्गेन हुआ है, सौदेबाजी हुई है। होता ही है कि जब कोई डिस्प्यूट बढ़ता है तो फिर लड़की वाले कानून का पूरी तरह मिसयूज करते हैं और पूरी तरह टॉर्चर करते हैं लड़के वाले को। शादी से पहले वो खुशामद करते हैं और हर चीज देने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जो प्रॉब्लम है, हमको सोशल कस्टम की तरफ नजर डालनी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं मलेशिया गया 95 में, तो मैंने देखा कि वहां लड़के रुखसत हो जाते हैं। हर घर में जाओ, ये मेरा बड़ा दामाद, ये मेरा छोटा दामाद। एक तो ये है कि देखिए समाज के अंदर एक बहुत रिफॉर्म की जरूरत है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है। मेरे सामने एक वाकया आया रामपुर के अंदर, जहां इकलौते लड़के ने इकलौते लड़का था, उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि वो फिल्म दिखाने नहीं गया था। उसके बाद लड़की वालों ने, चचाओं ने, एडवोकेट थे, माँ बाप को जेल भिजवाया और फिर लड़के को फोर्स किया कि वो सुसाइड कर ले, और उसने जेल में सुसाइड कर लिया। और जो लेटर्स लिखे थे कोर्ट से, वो आप निकलवाइए, आप इस मैटर को और इन्वेस्टिगेट करिए, मैं बताऊंगा। तो जो लेटर लिखे थे उसने सारी शिकायत की थी सरकार से, जजेस से, कि भाई ये कोई कानून है तो मेरी बीवी ने सुसाइड किया, मैं जेल में जाऊं, मेरे बूढ़े बाप बाप जेल में हैं। तो इस तरफ अब ध्यान जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मैटर में अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ये कहा कि नहीं, जो इन लॉज हैं उनको ज्यादा जेल में नहीं रखना चाहिए। तो बताइए आप, कई एक मैटर है, एक डिस्प्यूट है, डाउरी डेथ का एक, डाउरी का एक केस, फिर एक जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का एक अलग कानून बना दिया है, उसका एक केस, और ऐसे 4-5-6 केसेस होते हैं। क्योंकि मामला जब डिस्प्यूट होता है तो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, एडवोकेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कचहरी के अंदर, और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जो चीजों को बढ़ाते हैं। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि सर, क्योंकि हम कहते हैं कि न्यायपालिका सबूतों के आधार पर काम करती है, लेकिन एट द सेम टाइम कभी-कभी लगता है कि प्री नोशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उस प्री नोशन से कैसे समाज बाहर निकलेगा? मैं जल्दी से एक अपडेट देते हूँ, उसके बाद नाजिया आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर अरुणा बूटा और ऋचा सूद भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। नाजिया, आपके पास आते हुए, नाजिया, क्या इसका एक अलग पहलू मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि जाहिर है आप एक वुमेन एक्टिविस्ट हैं और न सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की बात बल्कि पुरुषों के अधिकारों की बात को भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझती होंगी। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक महिला पर, पत्नी पर, जिसने गलत किया ये सच है, लेकिन उस पर आरोप डालकर हम एक सिस्टम को, हम समाज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ज्यादा बड़ा दोषी क्या वो सिस्टम और वो समाज नहीं है जिसमें हम उन लूप होल्स को छोड़ देते हैं जिनका इस्तेमाल करके इस तरीके की प्रताड़ना एक पुरुष या महिला किसी के साथ भी हो सकती है फॉर दैट इंस्टेंस, क्योंकि हम एक अभी पुरुष का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में दोषी कोई है तो वो सिस्टम और समाज है। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि सुसाइड करना ही कायरता है, सुसाइड करना ही कायरता है। और जिस हिसाब से अतुल आज सारे
घंटे से ज्यादा का वीडियो उन्होंने बनाया है और अभी देश जो है वो सिर्फ अतुल जी की बात सुन रही है। उस महिला की बात अभी तक हमने सुनी ही नहीं है, हमने उनका स्टेटमेंट अभी तक न्यूज चैनल पर देखा ही नहीं है। कोई भी झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी डिस्कशन, कन्फ्रंटेशन, ये सारी चीजें एक तरफा कभी नहीं होती है पूर्णिमा जी, दो तरफा होती है। उसमें किसी का भाग ज्यादा होता है, किसी का भाग कम होता है, कोई लड़ता है कोई कम लड़ता है, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि वन साइडेड एक महिला ने एक पुरुष को इतना मेंटली हैरेस कर दिया कि वो 1.5 घंटे का एक लंबा चौड़ा वीडियो बना करके, कई पन्नों का एक स्टेटमेंट लिख करके उसने फांसी लगा लिया। ऐसा मैं तो नहीं मतलब कन्विंस हो पा रही हूँ इस चीज के लिए। अच्छा नाजिया, मीनवाइल ये कह रही हैं, एक जरा हमारे पास एक स्क्रीनशॉट है एक चैट का, चैट की बातचीत का एक स्क्रीनशॉट है जो कि अतुल सुभाष और उनकी बीवी के बीच में एक्सचेंज हुए हैं, उनकी पत्नी के बीच में 2-3 चैट्स का एक स्क्रीनशॉट है। जरा उसको स्क्रीन पर रखेंगे क्योंकि मैं नाजिया के सामने उसको पढ़ के दिखाना चाहूंगी। इसको थोड़ा सा जरा बोल्ड में लेकर आएंगे। तीन चैट्स का है, मैं नाजिया इसको पढ़ रही हूं जरा। जी 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 जी। इसमें ये तो है बातचीत। एक है इसमें जब ये लिखा जाता है कि अरे तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, उनकी पत्नी कहती है अतुल सुभाष की, अरे अभी तक तुमने सुसाइड नहीं किया, मुझे तो लगता था कि तुम्हारे सुसाइड की आज खबर आएगी। तो पति लिखते हैं अतुल सुभाष, उसमें वो ये कहते हैं कि अगर मैं सुसाइड कर लेता तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलती। उस पर पत्नी रिप्लाई करती है और वो ये कहती है कि नहीं, पार्टी तो तब भी चलती क्योंकि मुझे पैसा मिलता तुम्हारे माँ बाप से, माँ बाप के मरने के बाद हिस्सा पत्नी का यानी कि बहू का होता है। ये देखिए इस वक्त मैं रख रही हूं, माँ बाप भी जल्दी मरेंगे फिर, और उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर लगाएगा। ये मैंने सिर्फ आपको 3 चैट्स दिखाई हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा इसमें नाजिया, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि इसमें पत्नी पूरी तरीके से दोषी है, पति का कोई दोष नहीं। मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं रही, लेकिन क्योंकि शुरुआत आपने इसी के साथ की कि खुदकुशी करना सबसे बड़ा कायराना कदम होता है। मौत सबसे बड़ा दुख होता है जिंदगी का नाजिया। अगर उसको कोई गले लगा ले तो आप ये सोचिए कि उसके पीड़ा की दास्तां कितनी अंतहीन रही होगी। 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बनाना, आप समझती हैं कि वो किस तरीके की प्रताड़ना से पुरुष गुजर रहा होगा? नहीं, मैं उस दुख को, उस तकलीफ को, क्योंकि मैंने 1 घंटे 20 मिनट उनका जो पूरा है, जो उन्होंने बहुत ये भी कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में पूरी वीडियो में रिकॉर्ड कर सकूं, लेकिन बीच में अगर इंग्लिश आ जाएगी तो मुझे माफ कीजिएगा, ताकि देश दुनिया तक ये बात पूरी जगह पहुंच सके। मैंने उनका पूरा वीडियो सुना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक महिला अगर गलत है तो सारे महिलाओं को हमको बिल्कुल नहीं खड़ा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, है ना। अब आती है दूसरी बात कि जुडिशरी में हमें चेंजेस लाने की निहायत जरूरत है। मैं जज साहब का भी मैं समर्थन कर रही हूँ और जो सीनियर वकील बैठे थे मैं उनका भी समर्थन कर रही हूँ, क्योंकि देखिए अभी हालिया में केरला के कोर्ट में एक बलात्कारी को इसलिए बेल मिला क्योंकि वो अंदर में नमाज पढ़ता था जेल में। नाजिया 2 सेकंड के लिए रोकूंगी जरा, बीच में ना फैमिली के रिएक्शंस आ रहे हैं अतुल सुभाष के। 2 सेकंड जरा माइक हटा मैं एक बार ऋचा आपके पास आना चाहूंगी और फिर अरुणा जी आपके पास मैं आती हूँ, फिर नाजिया थोड़ा सा आपको और समय दूंगी। लेकिन ऋचा पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि एक मैंने और ट्रेंड देखा, अच्छा बीच में प्रतिक्रिया आएगी तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे, मैं इसके लिए रुक जाऊंगी। ऋचा, मैं ये समझना चाहती हूँ कि पूरा सोशल मीडिया इस वक्त मैंने देखा, पूरा स्क्रॉल किया, सब कुछ खंगाला, प्रतिक्रियाएं सबकी देखी, हर कोई एक औरत को गुनहगार मान चुका है, एक तरीके का ट्रायल चल रहा है। मैं पर्सनली उससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि जब अतुल सुभाष ने अपनी बातों का जिक्र सुसाइड नोट में किया, जस्टिस अभी भी नहीं मिला है इस बात का जिक्र किया, तो कुल मिलाकर सिस्टम को कोसा, यह भी कहा कि उनको न्याय नहीं मिले तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना, यह तक कह दिया। जगह जगह दर दर भटकने के बाद क्या ऐसा ना माना जाए कि अगर यह सिस्टम संवेदनशील होता तो अतुल सुभाष को एक कदम नहीं उठाना पड़ता? हम नजरअंदाज करके क्यों बैठे हैं सिस्टम की खामियों को? मैं आपको यहाँ पर एक मूवी आई थी 2009 में, जेल,
जिसमें कि नील नितिन मुकेश थे, उन्होंने एक किरदार निभाया था कि उन्हें कई साल लग जाते हैं सिर्फ ये बोलने के लिए उन्होंने मर्डर नहीं किया। उस घुटन का एहसास, उस मौन का एहसास कीजिए कि एक व्यक्ति अगर अपनी बात ही नहीं कह पा रहा है, उसकी कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही है, तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती चली जाएगी। और उस मानसिक स्थिति में उसने अपने वीडियो में वो कहने की कोशिश की है जो वो कोर्ट में नहीं कह पाया, जो हमारा सिस्टम है उसके सामने वो नहीं कह पाया। तो उसका वीडियो जब हम सुनते हैं, देखते हैं, उन बातों का जब हम एहसास करते हैं, तो उसकी मानसिक स्थिति के बारे में सोचिए कि वो कितना कुछ कहना चाहता था अपनी सफाई में जो कह नहीं पाया। तो इसमें सिस्टम और लॉ, जो मैंने आपको जेल मूवी के बारे में बताया, वो जेल मूवी में उसको कई साल लग जाते हैं सिर्फ ना बोलने के लिए। तो उसी मनस्थिति में, उसी मानसिक स्थिति में कोई इस तनाव को झेल पाता है और कोई नहीं झेल पाता है। तो जो नहीं झेल पाता है वो सुसाइड की तरफ जाता है, और उसने वही लिखा और वही बोला जो वो किसी से कह नहीं पाया, कोर्ट में समझा नहीं पाया, अपने आप को निर्दोष वो साबित नहीं कर पाया। तो अभी मैं सुन रही थी कि एक न्यूट्रल किस्म का लॉ आना चाहिए, और इसके साथ साथ जेल में जो हमारा कोर्ट है उस सिस्टम में दोनों की सुनवाई पर बराबर बात होनी चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि एक जो न्यायाधीश के सामने जब खड़े होते हैं तो कई बार जो लोग गलत होते हैं वो बहुत जोर शोर से अपनी पेशी रखते हैं और अपनी बात को रखते हैं, और उनके वकील बहुत ज्यादा पैसा लेकर के बहुत बड़ी मोटी रकम या बड़े वकील उनकी पैरवी कर रहे होते हैं, और एक साधारण इंसान जो सच्चा भी है लेकिन वो दब जाता है और न्याय कहीं पीछे छूट जाता है। तो हमें सिस्टम के अंदर घुस के और सिस्टम के साथ, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि हमें दोनों पक्षों से बात करनी चाहिए, उस लड़की से भी बात करनी चाहिए। आपने भी चैट दिखाई, इससे उस लड़की की मानसिकता का पता चलता है और इसके साथ साथ उसके ब्रॉटअप का पता चलता है कि वो किस बैकग्राउंड से है, कैसी मानसिकता रखती है, उसका ब्रॉटअप क्या है, वो कैसे पर्यावरण में, कैसे माहौल में पली बड़ी है। तो इन दोनों बातों को सामने रखते हुए मैं सिस्टम से दोबारा इस केस को खोल के पूरी बात को समझ के, और इसमें मैं तो कहूंगी कि 4 से 5 जज बैठे जिसमें लगभग 2 महिलाएं 3 पुरुष या 3 महिलाएं 2 पुरुष हों, तब इस को न्याय, इस इसको अतुल सुभाष को जो है न्याय तभी मिल पाएगा जब संवेदनशीलता के साथ इस केस को पूरे तरीके से सुना जाएगा, समझा जाएगा कि कहाँ गलत था और क्या गलत था। क्योंकि कई बार एक जो इनोसेंट इंसान है वो पूरे सबूत नहीं जुटा पाता, और जो पूरी प्लानिंग और योजना से आता है वो सबूतों को मैनिपुलेट करके भी बना करके भी लाता है। तो मुझे लगता है कि इस केस में कुछ ऐसा ज्यादा है। बिल्कुल। और दूसरा इस पर, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं, मैं अरुणा जी, मुझे हेडलाइंस के लिए जाना होगा, उसके बाद मैं अरुणा जी आपसे प्रतिक्रिया ले पाऊंगी, लेकिन इस चर्चा के बीच में मैं ये भी साथ साथ कहना चाहती हूँ कि आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इसको हम कहीं औरत बनाम पुरुष के बीच की लड़ाई के तौर पर नहीं चर्चा कर रहे हैं। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या बदलाव का समय है। हम बराबरी की बात करते हैं तो क्या वो बराबरी दिखती है और क्या वो अधिकार, क्योंकि सिस्टम को लेकर सवाल जो अतुल सुभाष ने उठाए, क्या सिस्टम को उस पर काम करने की, बदलावों की जरूरत नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर अरुणा बूटा आपके पास आते हैं, और आपका पर्सपेक्टिव मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मामले में अब एक तरफ कार्रवाई शुरू हुई है, बहुत सारी चर्चाएं सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं। आई एम श्योर कि आपने उन रिएक्शंस को, उन प्रतिक्रियाओं को देखा और समझा भी होगा। मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ कि उस मनोस्थिति के बारे में जो शायद अतुल सुभाष के जहन में चल रही होगी, मैं ये सोचना चाहती हूँ कि क्या कोई था जिससे अतुल सुभाष इन बातों का जिक्र कर सकते थे, अपने दिल की बात को खोल कर रख सकते थे? क्या कोई था जिनके सामने वो ये कह सकते थे कि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा, उनको कोई सुनने वाला था, उनको कोई एड्रेस करने वाला था, उनको कोई समझाने वाला था कि नहीं, आखिरी कदम सिर्फ खुदकुशी नहीं है, तुम्हें कानून पर भरोसा रखना चाहिए? लेकिन कहीं कुछ तो फेल हुआ कि वो आदमी टूटा, वो आदमी खत्म हुआ। और इस तरीके की मानसिकता से एक बड़ा वर्ग है पुरुषों का शायद जो जूझ रहा होगा, बनस्पत महिलाएं भी हैं, लेकिन शायद महिलाएं इमोशंस के बारे में बात कर लेती है मैम, पुरुष नहीं कर सकते क्योंकि उनको बड़ा मजबूत बताया गया हमेशा से। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आप जब सिस्टम की बात करती हैं, अभी मैं पुरुष और स्त्री की नहीं कर रही हूँ, जब भी कोई केस आता है इस तरह का जो एक मैरिटल डिस्कशन है और वहाँ पे वाद विवाद हो रहा है, तो पहले दिन से मनोवैज्ञानिक होना चाहिए दोनों पार्टीज के साथ, क्योंकि ये बहुत ही अहम बात है
कि किसकी पर्सनालिटी बैलेंस्ड है, किसकी पर्सनालिटी बैलेंस्ड नहीं है, कौन कितना स्ट्रेस ले सकता है, कौन कितना स्ट्रेस नहीं ले सकता। और इस केस में तो क्या हर केस में मनोवैज्ञानिक मिसिंग होता है। पहले दिन से केस दर्ज होने से पहले भी जो कोर्ट के साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको किसी सीनियर साइकोलॉजिस्ट को एज ए कंसल्टेंट बुला लेना चाहिए और बैठ के उनकी दोनों तरफ की सुननी चाहिए। क्योंकि कई बार होता है हत्या हुई है, ये एक मनोरोग है जिसमें स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल कम थी, जिनको ये ख्याल ही नहीं आया कि मैं पहले एक मनोवैज्ञानिक से बात करूं, क्या कुछ हो सकता है। ये एक लेवल की बात है, क्योंकि हमारे देश में समझा जाता है कि पागल आदमी मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं। ये बहुत एक अहम सिस्टम में बात आनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप देखिए, अल्टीमेटली भावनाओं का ठेस नहीं है, अल्टीमेटली ये पनिशमेंट है। इतने पैसे दोगे तो तब तुम्हें छुटकारा मिलेगा, तुमने ये किया, तुमने वो किया, दोनों तरफ ब्लेम गेम होता है। एंड अल्टीमेटली जितनी भावनाएं होती हैं वो जलकर राख होती हैं, बस एक पनिशमेंट आती है, पैसे दो मुझे। ये लड़कियां करती हैं, इतने पैसे दे दो। यहाँ तक समझ में आती है एक लड़की की कि मैं औरत होकर ये सब कह रही हूँ और शर्म से कह रही हूँ कि एक लड़की मेरे पास आई जो कोर्ट से रेफर होकर आई, तो वो इतनी सी बात पे हस्बैंड से झगड़ती थी कि मेरा आपने होटल अरेंजमेंट कराया डॉक्टर ब्रूटा को मिलने के लिए, उसमें अभी 5 घंटे हैं फ्लाइट पकड़ के वापस घर जाने के लिए, तो 2 घंटे का होटल और करवा देते। सिर्फ ऐंठना है भाई, तुम एयरपोर्ट पे जाके बैठ जाओ, अच्छे बाथरूम्स है, अच्छी सीटिंग बन चुकी है, वहां क्यों नहीं जाते? 2 घंटे की तो एक एक्स्ट्रा बात है ना। तो आई थिंक द होल आइडिया इज कि मर्द को पुरुष से पैसे कैसे आंटे जाएं, उसको पनिशमेंट कैसे दी जाए, जिसके लिए पहला सुझाव, अब मैं पॉइंट वाइज दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप बीच में ही मुझे टोक देंगी, तो मैं पॉइंट वाइज बोल रही हूँ। पहला सुझाव है कि जो भी शादी तय करे पैसों में, वो एक जुर्म माना जाए और पकड़ा जाए। लड़कियां भी बड़ी खुश होती हैं कि हम ये शॉपिंग करने जा रहे हैं, वो शॉपिंग क्यों, किस लिए, क्यों हम दहेज देते हैं, लेते हैं, क्यों हम ये कर रहे हैं? ये 2 करोड़ की शादी है, ये 1 करोड़ की शादी है। कई बार शादी इसलिए टूटती है कि लड़की पैदा हो गई, जब ये बड़ी होगी तो मैं 20 करोड़ कहाँ से दूंगा, मैं लड़की को क्यों पालूं, लड़का क्यों नहीं है, यू नो। सो आई थिंक ये सारे मैटर्स कोर्ट के सिस्टम में विद इन होने चाहिए कि एक मनोवैज्ञानिक जो है, डोंट थिंक कि मैं अपने को प्रमोट कर रही हूँ, मैं कहाँ जाके बैठ सकती हूँ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट की, साइकोलॉजिस्ट की रेलेवेंस क्या है इन मामलों में, ये बहुत इम्पोर्टेंट। मैम आपका पॉइंट टेकन है, मैं समझी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि क्योंकि लॉयर्स हैं और हमारे पास रिटायर्ड जस्टिस भी हैं, वो इस बात के एस्पेक्ट को समझते होंगे दैट व्हाट इज मिसिंग आउट। एक जल्दी से 30-30 सेकंड का टाइमर रखेंगे नकवी साहब से, और साथ ही मैं अश्विनी दुबे जी से एक प्रतिक्रिया लेते हुए इसको वाइंड अप करूंगी। अश्विनी दुबे सर, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम ये जानते हैं कि बहुत सारे महिलाओं के बारे में केसेस अनरिपोर्टेड होते हैं और बहुत सारे ऐसे अपराध उनके खिलाफ होते हैं। हम इस पर चर्चा करते हुए महिलाओं की सुरक्षा पर बने हुए कानूनों को हल्का ना करते, बल्कि हम एक बदलाव की तरफ बढ़ें। वो बदलाव कितना ज्यादा जरूरी है और उस पर कैसे आगे बढ़ेंगे? सर, कोलेजियन सिस्टम है और कोलेजियन सिस्टम हम जानते हैं कि वहां पर भी खामियां हैं और उसको कहने में गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी। नहीं, उस बदलाव की तरफ बढ़ेंगे जब अतुल सुभाष के केस को एक अतुल सुभाष केस का इंडिविजुअल केस नहीं माना जाएगा। बदलाव की तरफ बढ़ेंगे जब निर्भया के केस को सिर्फ निर्भया का केस नहीं माना जाएगा। जब एक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, रिफॉर्मेटिव इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी और इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, जनरल, न्यूट्रल लॉ होगा और टाइम बाउंड मैनर में जजमेंट्स होंगे,
तो हम एक सुझाव की तरफ बढ़ेंगे। हम 21वीं सदी के भारत में, राइट सर, जहां पर हम डिजिटल एरा की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाई, लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था है कि राइट टू इक्वालिटी वो इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट और जेंडरल न्यूट्रल होनी चाहिए। इसलिए तभी हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, नकवी साहब जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सर आपसे लूंगी। देखिए ऐसा है, बहुत अच्छी बात हुई साइकोलॉजिस्ट की। देखिए सोसाइटल टेंडेंसीज होती हैं और ये मान लेना चाहिए ऐसे केसेस सोसाइटी के अंदर 10% हैं। 90% तो देखिए गर्ल्स और जो लड़कियां हैं वही लेडीज सफर होती है, तो अब मान ही है। सोसाइटल टेंडेंसीज कितनी थी, जस्टिस ये होगा कि वो अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का केस चले उस लेडी पर जो उसकी वाइफ थी डिसीज की, वो चलना चाहिए, वो फास्ट ट्रैक से चलना चाहिए और उसके अंदर सारी एविडेंस आ जाएगी क्या वो रिस्पॉन्सिबल थी या नहीं। इस अलावा इसके कि अगर ये अबेटमेंट है वाइफ का तो उसको सजा दे दी जाए, बिल्कुल, उसको पनिशमेंट और होना सिस्टम चाहिए, के हिसाब से हो, accepted कहीं होगा, पर वो सिस्टम की वही लाचारी न्याय के आगे होगा, कोई उसके अलावा आदमी कोई हारता दूसरा हुआ न्याय नहीं नहीं नजर आना चाहिए। कम से कम ये बेसिक है जो हम अपने सिस्टम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जाहिर है कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन ऐसे में कानूनों को माइल्ड करने की बात नहीं करना चाहिए, जो कि महिलाओं को कुछ हद तक सशक्त कर पाई है, बल्कि पुरुषों के पर्सपेक्टिव को और उनके बराबरी के अधिकारों को भी समझना पड़ेगा। एंड इट्स हाई टाइम फॉर दैट।